गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज फिर हम लोग अपने यूट्यूब चैनल न्यूट्रन बायोलॉजी पर हम लोग बायोलॉजी एनसीईआरटी सेकेंड में जो पहला चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे और जानेंगे। पढ़ेंगे जानेंगे वो तो बहुत अच्छी बात है। प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक जो स्टूडेंट हैं उनको अपने, चाहे वो मैथ के हों चाहे वो कॉमर्स के हों, अपने इन्वायरमेंट में जो एनिमल और प्लांट हैं इनके बारे में जानकारी रखनी चाहिए। दूसरी बात, जो हमारे स्टूडेंट हैं, जैसे कि जो इंटर फर्स्ट ईयर में हैं बायोलॉजी लिए हैं, इंटर सेकेंड ईयर में बायोलॉजी लिए हुए हैं, या नीट और मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत अच्छा लाभकारी साबित होगा। अगर वो स्टेप बाय स्टेप, जैसे जैसे हम पढ़ाते जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप वो टीचिंग करते जाते हैं, पढ़ते रहते हैं साथ में, तो उनके लिए बहुत अच्छा लाभकारी साबित होगा। अब हम लोग पहले कुछ चैप्टर पढ़ चुके थे, चैप्टर में कुछ चैप्टर हम लोग एंड कर चुके थे, तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी सेकेंड चैप्टर नंबर फर्स्ट, यूनिट नंबर 6। पहला चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक, हम लोग ये समझेंगे कि प्रत्येक ऑर्गेनिज्म कैसे अपने पीढ़ी को मेंटेन करता है, चाहे वो एनिमल हो या प्लांट हो, अपने पीढ़ी को मेंटेन करने के लिए वो रिप्रोडक्शन करता है। अब हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन क्या होता है, कितने प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है, कौन से एनिमल या कौन से प्लांट किस मेथड से रिप्रोडक्शन करते हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक ऐसे साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने इसमें अपना योगदान दिया, और योगदान दे करके इंडिया में ही नहीं बल्कि वर्ल्ड में उनका अच्छा खासा नाम है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम पंचानन माहेश्वरी है। पंचानन माहेश्वरी। पंचानन माहेश्वरी साहब, इनका जन्म 1904 में हुआ और इनकी डेथ 1966 में हुई। मतलब 1904 में इनका जन्म हुआ और 1966 में इनकी डेथ हो गई। इनका जीवन काल बहुत कम समय तक रहा, लगभग 62 साल इन्होंने अपनी ज़िंदगी जिए, लेकिन 62 साल ज़िंदगी जीते हुए इन्होंने भारत को और विश्व को बहुत अच्छा अपना योगदान दिए। इनका जन्म राजस्थान के जयपुर में हुआ। इनका जन्म जो है राजस्थान के राजस्थान के जयपुर में हुआ। और जयपुर में होने के बाद इन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीएससी की डिग्री प्राप्त की। धीरे धीरे इन्होंने पढ़ाई की और पढ़ाई करके इन्होंने डीएससी की डिग्री इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से प्राप्त की। तो इन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से डीएससी की डिग्री प्राप्त की। डीएससी की डिग्री प्राप्त करते हुए इन्होंने एक अच्छे जो हमारे साइंटिस्ट थे जिनका नाम है डॉक्टर डब्ल्यू डजियान, एक अमेरिकन मिशनरी टीचर थे, उनके संपर्क में ये आए। कौन थे? अमेरिकन मिशनरी टीचर डॉक्टर डब्ल्यू डजियान। ये एक अमेरिकन मिशनरी टीचर थे। ठीक, अब ये अमेरिकन मिशनरी टीचर थे, इसी हिसाब से इनका इंटरेस्ट भी उसी तरफ धीरे धीरे बढ़ा। इनका इंटरेस्ट जो डॉक्टर डब्ल्यू डजियान
के अंडर में इन्होंने काम किया। काम करने के बाद इनका इंटरेस्ट बॉटनी में हुआ। पंचानन माहेश्वरी साहब का इंटरेस्ट बॉटनी में हुआ, बॉटनी में हुआ। और बॉटनी में होने के साथ साथ इन्होंने काम किया टिश्यू कल्चर, ठीक, इन्होंने टिश्यू कल्चर पे काम किया। अच्छा खासा इनका इंडिया में एज वेल एज वर्ल्ड वाइड इनका नाम है, विश्व प्रख्यात हमारे साइंटिस्ट हैं। और बॉटनी के साथ में टिश्यू कल्चर और एम्ब्रियोलॉजिकल या एम्ब्रियोलॉजी में ही इन्होंने बहुत अच्छा अपना योगदान दिया है। तो ये हमारे पंचानन माहेश्वरी साहब, इन्हीं की वजह से जो हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी में बॉटनी डिपार्टमेंट है, इन्हीं की देन है, इन्होंने ही इस्टेब्लिश वहाँ पर कराया था। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो हमारी बॉटनी डिपार्टमेंट है, बॉटनी डिपार्टमेंट, ठीक, उसका इस्टेब्लिशमेंट जो है हमारे पंचानन माहेश्वरी साहब ने किया। अब इन्होंने वर्क तो किया, बहुत अच्छा काम किया। इनके काम को देखते हुए इनको अवार्ड भी मिला। इनको 2 अवार्ड मिला। पहला अवार्ड है रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन, जिसको RSL कहते हैं, रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन, ये इनका पहला अवार्ड था। और इनका दूसरा अवार्ड था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड एकेडमी। दूसरा अवार्ड था इनका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड एकेडमी, ठीक। तो ये छोटा सा एक इंट्रोडक्शन था हमारे पंचानन माहेश्वरी साहब की। इसी इंट्रोडक्शन के साथ साथ हम लोग बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। हमारा चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। अब हम लोग पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिज्म जो है वो रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो। तो हम सबसे पहले ये समझेंगे, जानेंगे कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्रत्येक ऑर्गेनिज्म बर्थ करता है और जन्म लेता है। जन्म लेने के बाद खाता पीता है, बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद वो मर जाता है, यानी कि उसकी डेथ हो जाती है। अब बर्थ होता है, ग्रो करता है और उसकी डेथ हो जाती है। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं, डेफिनेशन की तरफ जाएं तो हम लोग कह सकते हैं द पीरियड देख सकते हो, द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ, अब हम जब जन्म लिए तब से लेकर के और जब तक हम मर नहीं जाते हैं, उनके बीच का जो ड्यूरेशन है उसको हम कहते हैं लाइफ स्पैन। प्रत्येक ऑर्गेनिज्म का अलग अलग लाइफ स्पैन है। अभी हम इसको डिस्कस करेंगे थोड़ा सा बाद में, लेकिन उससे पहले हम लोग ये समझेंगे कि जो हमारा प्लांट होता है वो एनिमल होता है, जो हमारा प्लांट होता है और एनिमल होता है, अगर दोनों की शेप और साइज सेम है तो इट मीन्स नॉट दैट देयर लाइफ स्पैन विल बी सेम। अगर प्लांट और एनिमल, या प्लांट ले लो, अगर कोई प्लांट जैसे मैंगो ट्री है या बनियान ट्री है, दोनों एक जैसे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों की लाइफ स्पैन
एक जैसी है। हम लोग देख सकते हैं, जैसे हमारा बनियान ट्री है, बनियान ट्री है, इसका लाइफ स्पैन लॉन्गर होता है। हम लोग लगभग 300 साल मान सकते हैं, 300 ईयर्स। जबकि हमारा मैंगो ट्री होता है, मैंगो ट्री होता है ये एज कम्पेयर टू बनाना ट्री शॉर्टर लाइफ स्पैन होता है, शॉर्टर लाइफ स्पैन। ठीक, तो अब हम किसी भी प्लांट में या किसी भी एनिमल में ये नहीं कह सकते हैं कि जो उसका शेप साइज़ है वो डिपेंडेंट है प्रत्येक ऑर्गेनिज्म में इक्वलिटी का एज में। ठीक, हम दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं क्रो और पैरट का। ठीक, जो हमारा क्रो है, कौवा, वो 150 साल मतलब 15 साल ज़िंदा रहता है, और जो हमारा पैरट है वो 140 साल। ठीक, जो हमारा कौवा होता है या क्रो होता है वो 15 साल उसकी लाइफ स्पैन होती है, जबकि हमारा जो पैरट होता है वो 140 साल ज़िंदा रहता है। तो हम ये डिपेंडेंट नहीं कह सकते, जिसका शेप सेम है उसका लाइफ स्पैन सेम होगा। ये हमारी पहली बात हो गई और ये हमारी दूसरी बात हो गई। अब हम डिस्कस करते हैं तीसरी बात पर। तीसरी बात हमारी ये है कि जो हमारा अमीबा है या पैरामीशियम है, जो हमारा अमीबा है या पैरामीशियम है, अमीबा या पैरामीशियम है, ये इमॉर्टल होते हैं, इनकी डेथ नहीं होती है। अमीबा पैरामीशियम की डेथ नहीं होती, ये इमॉर्टल होते हैं, ये अमर होते हैं। तो हम लोग समझ गए हैं कि जो पीरियड होता है बर्थ से लेकर के नेचुरल डेथ तक, इसको हम लाइफ स्पैन बोलते हैं। लाइफ स्पैन, बर्थ से लेकर के डेथ तक हम लाइफ स्पैन बोलते हैं, जो ड्यूरेशन होता है इसको। इसके बाद जो हमारा शेप साइज होता है, अगर सेम है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ऑर्गेनिज्म सेम टाइम में ज़िंदा रहेगा। जैसे दो एग्जांपल दिए हुए हैं, पहला है बनियान ट्री और दूसरा है मैंगो ट्री। बनियान ट्री की उम्र जो है वो लंबी होती है, जबकि मैंगो ट्री की कम होती है। क्रो की देख सकते हैं, क्रो की 15 साल होती है, जबकि पैरट की 140 साल होती है। हमारे जो इमॉर्टल में आते हैं वो पैरामीशियम और यूग्लिन आते हैं। अब एनसीईआरटी के बेसिस पर कुछ हमारे एनिमल और प्लांट दिए गए हैं, जिसमें ये बताया गया है कि उनकी एज कितनी है। कुछ में बताया गया है, कुछ में ब्लैंक छोड़ दिया गया है। तो जो ब्लैंक है उसको हम कंप्लीट करेंगे, और जो दिया हुआ है उसको आप अच्छे से लर्न कर सकते हैं। अब जैसे हमारे इसको अमीबा पैरामीशियम है, इमॉर्टल है, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो यूनिसेलुलर होते हैं वो इमॉर्टल होते हैं। अब हम बात करेंगे जैसे ऑर्गेनिज्म है या एनिमल है या प्लांट है, उनका लाइफ स्पैन कितना होता है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। जो हमारे एलिफेंट होता है, एलिफेंट होता है उसकी एज जो है 60 साल होती है। जो हमारा हाथी होता है इसकी एज 60 साल होती है। दूसरा फिगर दिया हुआ है एनसीईआरटी में रोज़ का, रोज़ की एज होती है 5 से 7 साल। ठीक। तीसरा हमारा है डॉग, कुत्ता। कुत्ते की लाइफ स्पेन होती है 10 से 13 साल। डॉग की लाइफ स्पेन होती है 10 से 13 साल। ये एनसीईआरटी में कुछ में नेमिंग दिया हुआ है, कुछ में नहीं दिया हुआ है। जिसमें नहीं दिया हुआ है आप लोग नोट कर सकते हैं, जिसमें दिया हुआ है आप लोग लर्न कर सकते हैं।
दूसरा है हमारा बटरफ्लाई, मतलब नेक्स्ट है हमारा बटरफ्लाई। अब जो हमारा बटरफ्लाई है इसका एज लगभग एनसीईआरटी में दिया हुआ है 1 से 2 वीक होता है, 1 से 2 वीक होता है। जो हमारा क्रो है 15 साल होता है, पैरेट है उसका 140 साल होता है। फिर आता है हमारा बनाना, बनाना मतलब केला। बनाना की उम्र अगर हम बात करेंगे तो 25 साल होती है, इसका लाइफ स्पैन 25 साल होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है हमारा काऊ, गाय की उम्र लगभग 20 से 25 साल होती है, 20 से 25 साल होती है। नेक्स्ट है हमारा क्रोकोडाइल हमारा 60 साल इसकी लाइफ स्पेन होती है। फिर हमारा आता है हॉर्स की उम्र 25 से 30 साल होती है। फिर हमारा आता है फ्रूट फ्लाई, जिसको हम ड्रोसोफिला बोलते हैं, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, तो इसको हम फ्रूट फ्लाई भी बोलते हैं, फ्रूट फ्लाई, इसका नाम मेलानोगास्टर भी है। इसको हम जेनेटिक पर्पस से यूज़ करते हैं। इसका 1 से 2 वीक होता है, कहीं 30 दिन भी दिया हुआ है, तो वेरिएशन मिल सकता है। नेक्स्ट है हमारा राइस क्रॉप, 3 से 4 मंथ, जो हमारी धान की खेती होती है, धान की खेती 3 से 4 महीने में कंप्लीट हो जाती है। फिर हमारा आता है टॉर्टाइज हमारा लगभग 100 से 150 साल जिंदा रहता है। फिर है बानियान ट्री, बरगद हमारा लगभग 300 साल जिंदा रहता है। तो ये हमारा लाइफ स्पैन है जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कुछ दिया हुआ है डेटा, इसको मैंने इलाबोरेट करके बता दिया है। अगर आप लोग चाहें तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आप लोग नोट कर सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा पंचानन माहेश्वरी के बारे में, थोड़ा बहुत मैंने रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में कोशिश की, समझने की कोशिश की। अब हम लोग समझेंगे रिप्रोडक्शन होता क्या है। अब हमारा जो चैप्टर है यहाँ से स्टार्ट होता है कि व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो प्रत्येक ऑर्गेनिज्म, हमारे अर्थ पर इतनी सारी वैरायटी है, इतनी सारी डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी अगर किसी तरीके से मेंटेन होती है तो मेंटेन करने का काम, जो प्रोसेस है, जो तरीका है, उस तरीका का नाम रिप्रोडक्शन है। हिंदी में इसको प्रजनन कहते हैं। इंग्लिश में जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से है, प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी सिमिलर टू इट्स पेरेंट। ये सिंपल डेफिनेशन है कि कोई भी पेरेंट है वो अपने ही जैसे संतान की उत्पत्ति करता है, ये प्रजनन कहलाता है या रिप्रोडक्शन कहलाता है। अब रिप्रोडक्शन जो है वो प्रजनन कहलाता है। प्रत्येक ऑर्गेनिज्म है जो उसकी डेथ पक्का है, अगर बर्थ किया है तो डेथ पक्का है, बर्थ करता है, ग्रो करता है, डेथ होती है। डेथ होने के पहले अपने कोई ना कोई संतान की उत्पत्ति करता है, ठीक। तो ये प्रोसेस जब से अर्थ का निर्माण हुआ है तब से लेकर के अब तक धीरे धीरे चलता आ रहा है, धीरे धीरे चलता आ रहा है। अब हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन के टाइप। रिप्रोडक्शन कितने प्रकार का होता है, तो रिप्रोडक्शन 2 प्रकार का होता है। पहला है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है, जिसमें गैमीट भी इन्वॉल्व होता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन पेरेंट एक ही होगा। उसके थ्रू जो हमारे जेनरेशन बनता है, जो हमारे यंग वंस बनते हैं, इसको हम
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो हमारी प्रोजनी होती है बिल्कुल पेरेंट के कॉपी होती है या पेरेंट के सेम जैसे होती है, उसको हम क्लोन भी कह सकते हैं या कॉपी भी कह सकते हैं या क्लोन कॉपी दोनों कह सकते हैं। अब जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो जेनेटिकली मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं। जितने भी सिंगल सेल यूनिसेलुलर पे होते हैं उनकी जो संतानें होती हैं वो एक जैसी होती हैं, मॉर्फोलॉजी और जेनेटिक्स दोनों ही सिमिलर होती है, इसलिए हम उनको क्लोन भी कह सकते हैं। जैसे हमारे एनसीईआरटी में 2 एग्जाम्पल दिया हुआ है। पहला है ईस्ट का पहला है ईस्ट का, हम यहाँ लिख देते हैं ईस्ट जो कि बडिंग करता है, ईस्ट जो कि बडिंग करता है और ये अनइक्वल बडिंग करता है, मतलब एक बड़ी सेल होगी उसी में से जब वो मैच्योर हो जाएगा डिवाइड करना शुरू करेगा तो उसमें से छोटी सी एक सेल बनती है, वो सेल अपने पेरेंट से डिटैच हो जाती है। इस प्रकार से जो एक नए सेल का निर्माण होता है वो एसेक्सुअल मेथड से बडिंग के थ्रू निर्माण होता है और इसको हम ईस्ट बोलते हैं। जैसे ये हमारी ईस्ट है और ये बडिंग करके नए सेल का निर्माण की और ये सेल यहाँ से डिटैच कर जाएगा, डिटैच होने के बाद डिटैच हो जाएगा और डिटैच होने के बाद ये नए एनिमल्स में तैयार हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है अमीबा का। दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है अमीबा का। जैसा हम लोग जानते हैं कि अमीबा जो है फिशन करता है। फिशन मतलब एक पेरेंट अमीबा है, ये हमारा अमीबा है। अमीबा का कोई शेप साइज नहीं होता, ये हमारा अमीबा है, ये न्यूक्लियस है। अब ये इस अमीबा को अगर डिवाइड करना है तो बीच से एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। इसका जो जेनेटिक मटेरियल डिवाइड करेगा और डिवाइड करने के बाद धीरे धीरे ये यहाँ से डिटैच कर देगा। ये अमीबा दूसरा, ये अमीबा दूसरा और ये 2 अमीबा बन जाएंगे। इस प्रकार से जो ये मेथड होता है इसको हम फिजन बोलते हैं, फिजन बोलते हैं। और क्योंकि हमारे 2 सेल बने हैं इसीलिए बाइनरी फिजन बोलते हैं, बाइनरी फिजन बोलते हैं। अब हम लोगों ने देखा कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें जो पेरेंट अपना प्रोजनी बनाता है वो प्रोजनी उसके जस्ट सिमिलर होता है, उसी से जस्ट सिमिलर होता है। जेनेटिक